हाँ जी बेटा, कंपनसेटिंग। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक तो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन देखा है ना। नेक्स्ट एरर कौन सा है चारों एरर में से? कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर इन इटसेल्फ इज नॉट एन एरर, बट ये कुछ एरर्स को मिलके, जब कुछ एरर्स मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, मतलब कि नलिफाई करने का मतलब जिसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं दिखेगा। जब कुछ वन साइडेड एरर्स मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर देते हैं, मतलब कि ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर कंपनसेटिंग एरर्स मतलब जो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे, मतलब टू साइडेड एरर बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर, है ना। तो द एरर्स, these error arise when two or more errors are committed in such a way that the net effect of these errors on the debit and credit side of account involved is nil। जैसे राम को डेबिट कर दिया गलती से 10,000 और यहीं पे किसी XYZ पर्सन को क्रेडिट कर दिया 10,000। राम को डेबिट कर दिया 10,000 गलती से और XYZ को क्रेडिट कर दिया गलती से 10,000। दोनों एरर अलग अलग है, लेकिन दोनों का इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पे 10,000 डेबिट और क्रेडिट में इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? ट्रायल बैलेंस से आप ये एरर डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कंपनसेटिंग एरर रेफर टू सच ग्रुप ऑफ एरर्स wherein the effect of one error is compensated by the effect of other error or errors. These error do not affect the agreement of trial balance, मतलब ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई अफेक्ट नहीं आता है, बट हाँ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पे तो आएगा, बट वो भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक हमें एक्चुअल में पता ना चला आगे तक। एग्जांपल कैसे? द टोटल ऑफ परचेस बुक इज पोस्टेड इन द लेजर एज 1000 इंस्टेड ऑफ 100, एट द सेम टाइम राम अकाउंट इज क्रेडिटेड एज 1000 इंस्टेड ऑफ 100। परचेस बुक का टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट में जाता है, तो परचेस बुक का टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट में 1000 हो गया 100 की जगह। ऐसे ही राम का लेजर क्रेडिट होना था 100 से, हो गया 1000 से। दोनों तरफ एक दूसरे के इफेक्ट को नहीं लिखा है, दोनों एरर अलग अलग है। एक हुआ परचेस बुक में, एक हुआ राम के अकाउंट में, परचेस अकाउंट में और राम के अकाउंट में, बट दोनों एरर ने मिलके 900 रुपीज से परचेस अकाउंट का डेबिट बढ़ा दिया और 900 रुपीज से ही राम के अकाउंट का क्रेडिट बढ़ा दिया, और इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में 0 हो जाएगा। Thus these two errors nullify the effect of each other. Same ऐसे ही the total of जैसे bill receivable book is posted in the ledger as 1000 instead of 100, बिल्स पेबल बुक का भी टोटल 100 की जगह 1000 चला गया, तो वापस वही हुआ। बिल रिसीवेबल डेबिट होता है 900 रुपए से ज्यादा डेबिट हो गया, बिल्स पेबल क्रेडिट होता है 900 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हो गया। एक दूसरे के इफेक्ट को इन्होंने क्या कर दिया? ठीक है। तो दीज आर कंपेंसेटिंग एरर्स। क्या है इन्हें क्या बोलते हैं? कंपेंसेटिंग एरर। नेक्स्ट एरर कौन सा हमारा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर मतलब कि आपने प्रिंसिपल कहीं गलत लगा लिया है, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। एग्जांपल के लिए आपने मशीनरी परचेस्ड is debited to ये प्रिंसिपल एरर है। आपको डेबिट करना था मशीनरी को, डेबिट किसको कर दिया? रिपेयर को। और इसका उल्टा भी हो सकता है, रिपेयर डेबिट करना था, रिपेयर किया था और मशीनरी में डेबिट कर दिया। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या होते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल, फ्रेट पेड ऑन ब्रिंगिंग ए न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट। अब एक मशीन खरीदी, कोई भी फिक्स्ड असेट अगर आप खरीद रहे हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ असेट अगर हम बात करें तो वो सब होगी जो आपके यहां तक रेडी टू यूज करने तक का खर्चा है। मतलब उस मशीन को खरीद के लाए, मान लो एग्जांपल के लिए नीमच हमारा बिजनेस है, हम नीमच में हमारी फैक्ट्री पे उस मशीन को लगाएंगे और दिल्ली से लेके आए, तो दिल्ली से लेके हमारी फैक्ट्री तक लगाने तक का खर्चा उस मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। मशीन की खरीदी की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, लगाने की कॉस्ट, इवन टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्ट किया उसमें कुछ रॉ मटेरियल लगा, वो कॉस्ट भी उस मशीन की कॉस्ट में ऐड करनी है। और मशीन रेडी टू यूज जब तक नहीं होती तब तक अगर उसके ऊपर कोई लोन ले रखा है, उस पर आपने ब्याज पे किया है, तो वो ब्याज भी उसकी कॉस्ट में ऐड होगा।
कब तक? जब तक वो रेडी टू यूज नहीं होती है। तो कोई भी आप असेट, फिक्स असेट खरीद रहे हो, उसको रेडी टू यूज करने तक का सारा खर्चा उसके कॉस्ट में ऐड होता है। ऐसे ही फ्रेट पे किया मशीन को लाने के लिए, कहां है डेबिट होना था, और डेबिट कहां हो गया, गलत हो गया। तो इससे क्या होगा, फ्रेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, मशीनरी की कॉस्ट कम हो जाएगी और इससे डेप्रीसिएशन भी कम हो जाएगा और नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा, है ना। तो ऐसे एरर्स जो प्रिंसिपली गलत है उन्हें एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है। तो 4 एरर हमने देखे। लास्ट लेक्चर में हमने 2 एरर्स की बात की थी, एरर ऑफ ओमिशन यस्टरडे वाले लेक्चर में और एरर ऑफ कमीशन। आज हमने 2 एरर्स पढ़े, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। अच्छा, कल हमने एक और बात की थी कि क्लासिफिकेशन ऐसे भी हो सकता है, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस और एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो इन चारों एरर्स में कौन कौन से ऐसे एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे और नहीं करेंगे? ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग और प्रिंसिपल। बोलो। ये डू नॉट अफेक्ट करेगा ना भाई। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डेबिट की जगह डेबिट गया, क्रेडिट की जगह क्रेडिट गया, अकाउंट गलत हो गया, उससे क्या करना। कंपनसेटिंग एरर भी अफेक्ट, ओमिशन, ओमिशन में और मे नॉट। एक तो कंप्लीट है, कंप्लीट करेगा, कंप्लीट ओमिशन नहीं करेगा, है ना। तो इसमें कंप्लीट ओमिशन है, डू नॉट इफेक्ट। पार्शियल ओमिशन है तो अफेक्ट करेगा। फिर कमीशन वाले तो हम एग्जॉस्टिव लिस्ट दे ही नहीं सकते, कर भी सकता है बट हाँ रिकॉर्डिंग के टाइम पे कोई एरर हुआ तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग में ही गलती कर दी, राम को माल बेचा था 10,000, रिकॉर्ड कर दिया 1,000, राम डेबिट टू सेल्स कर दिया 1,000, पोस्टिंग भी कितनी से हुई होगी, इफेक्ट आएगा क्या, है ना। तो रिकॉर्डिंग में जहां गलती हो गई है वहां तो कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर रिकॉर्डिंग मतलब पोस्टिंग में गलती की है, पोस्टिंग मतलब कि लेजर, तो अफेक्ट करेगा। तो इसको ऐसे भी देख सकता है, बट फिर भी ये एग्जॉस्टिव क्लियर नहीं बोल सकता हूं, कमीशन में कुछ भी हो सकता है। तो ये 4 तरह के एरर, और उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इसको ऐसे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं एरर को रेक्टिफाई कैसे करें। एरर हुआ है तो रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा। तो बात ये हो रही है कि भैया एरर रेक्टिफाई तो करना है, लेकिन कब पता चला है उस पर डिपेंड करता है कि रेक्टिफाई कैसे होगा। पता चला है मतलब आप किस स्टेज पे हो बुक्स में। एक तो ईयर एंड पे पता चला तो उस टाइम कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे। एक ईयर एंड होने के बाद अगले साल पता चल रहा है तो उसको कैसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। अब ईयर एंड पे भी बिफोर ट्रायल बैलेंस पता चल रहा है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस पता चल रहा है। मतलब ईयर एंड पे 2 कंडीशन है, बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो ड्यूरिंग द ईयर तो अगर है तो वो तो बिफोर ट्रायल बैलेंस ही होगा। मतलब आपको ईयर के बीच में पता चला तो वो तो बिफोर ट्रायल बैलेंस ही कहलाएगा। और ईयर एंड पे है तो बस 2 चीजें देखनी, बिफोर ट्रायल बैलेंस है कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। ठीक है। अब आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर ट्रायल बैलेंस क्यों बोल रहा हूं? जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो उसमें मिसमैच अगर हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप मिसमैच किस कारण से हो रहा है ये फाइंड आउट करोगे। फाइंड आउट करोगे कि भैया ये ट्रायल बैलेंस में मिसमैच क्यों है,
मिसमैच जनरली वन साइडेड एरर के कारण होता है, वन साइडेड एरर के कारण मिसमैच होता है ना। ट्रायल बैलेंस में टू साइडेड एरर का इफेक्ट तो दिखता ही नहीं है। तो वन साइडेड एरर अगर कोई हुआ है तो मिसमैच होगा, तो आप उसको डिटेक्ट करोगे, ट्राई करोगे कि पता चल जाए और आप उसको सही कर लो। अब ट्रायल बैलेंस बनाया लेकिन पता ही नहीं चल रहा है, मतलब एरर नहीं पता चल रहा है, मिसमैच तो आ रहा है, एरर नहीं डिटेक्ट हो रहा है, तो क्या आप बैठे रहोगे, क्या आगे नहीं बढ़ोगे? तो फिर जो डिफरेंस है, मान लो डेबिट ज्यादा है 10,000 से, तो एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करो, उसमें क्रेडिट डाल दो 10,000, तो दोनों साइड मैच हो जाएगी। तो सस्पेंस के क्रेडिट में बैलेंस आ जाएगा 10,000 और ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट बन गया, है ना। मतलब वो वन साइडेड एरर का इफेक्ट जो आया ना, वो सस्पेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है। जब भी डिटेक्ट होगा आप सस्पेंस अकाउंट से उसको रेक्टिफाई कर देना और सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा। एग्जांपल के लिए शाम को क्रेडिट करना था 10,000, नहीं किया था, इसलिए मिसमैच आ रहा था, तो अब क्या करो, सस्पेंस डेबिट टू शाम, सस्पेंस में जो क्रेडिट बैलेंस था वो डेबिट कर दो और शाम को क्रेडिट कर दो, हो गया, बात खत्म, हो गया ना। सस्पेंस डेबिट हो गया, जीरो हो गया, और शाम में क्रेडिट हो गया 10,000। तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो सस्पेंस में डिफरेंस को ट्रांसफर कर देंगे और फिर रेक्टिफिकेशन करेंगे। बट ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम ही डिटेक्ट हो गया एरर, मतलब कि सस्पेंस अकाउंट नहीं बना है। मतलब मैं यहां पे कौन सी स्टेज बोल रहा हूं, बिफोर ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू सस्पेंस अकाउंट, जो डिफरेंस है उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, तो अब उसको कैसे रेक्टिफाई करें, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें। तो यहां पे तो मीनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्या है, अकाउंट इन विच द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज पुट एंड टिल सच टाइम दैट एरर आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड। कब तक रहेगा उसमें बैलेंस, जब तक कि वो एरर रेक्टिफाई नहीं हो जाता है। सस्पेंस अकाउंट कब बनाएंगे, जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस हो और उस डिफरेंस को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यूटिलिटी क्या है भैया, क्यों बना है सस्पेंस अकाउंट, नहीं बनाओगे तो फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी। तो रेशनल ये है कि भैया सस्पेंस अकाउंट बनाओ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिले मत करो, एरर जब डिटेक्ट होगा हम उसे रेक्टिफाई कर लेंगे, तब तक के लिए डिफरेंस सस्पेंस में डालो। डिस्पोजल ऑफ बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, बैलेंस को कैसे रेक्टिफाई करा, अभी मैंने बात की थी, सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस है 10,000 और बाद में पता लगा कि शाम को क्रेडिट करना भूल गए थे, तो सस्पेंस डेबिट टू शाम ये एंट्री कर दी। तो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है, जब एरर लोकेट होंगे जिससे सस्पेंस अकाउंट बना है, सस्पेंस अकाउंट वन साइडेड एरर के कारण बनता है, they are rectified with the help of suspense account. When all the error affecting the trial balance are located and rectified, the suspense account automatically stand. जब सारे एरर जिनसे जिनसे सस्पेंस अकाउंट बना था वो लोकेट हो जाएंगे, उस दिन सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाएगा, बैलेंस इक्वल हो जाएगा। Treatment of balance of suspense account. The balance of suspense account represents the net effect of error affecting the trial balance. अब इसको क्या करना है, जब तक नहीं लोकेट होते हैं, अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो अगर डेबिट है तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड में शो कर दो, असेट साइड में, और क्रेडिट है तो लाइबिलिटी साइड में शो कर दो बैलेंस शीट में, है ना। तो इसको शो क्या करें, बैलेंस शीट में अगर डेबिट है तो असेट में और क्रेडिट है तो लाइबिलिटी में। अब हम बात करते हैं रेक्टिफाई कैसे करें, एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करें। तो अब हम ऐसे बात नहीं करेंगे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ओमिशन है, कमीशन है, या फिर कंपनसेटिंग है। हम तो ये बात करेंगे ये टू साइडेड है कि वन साइडेड है, मतलब टू साइडेड मतलब नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, और वन साइडेड मतलब जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है। तो एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस कौन कौन से होते हैं, टू साइडेड एरर्स ऑफ ओमिशन, टू साइडेड एरर ऑफ कमीशन जैसे कंप्लीट ओमिशन, फिर एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ पोस्टिंग इन्वॉल्विंग द रॉन्ग अकाउंट ऑन करेक्ट साइड विद करेक्ट अमाउंट। अब ये पोस्टिंग का एरर है, फिर भी ये टू साइडेड है, क्योंकि क्या किया हमने, राम को डेबिट करना था, मान लो हमने माल बेचा था राम को, डेबिट करना था राम को 10,000,
हमने राम की जगह बस श्याम के अकाउंट में डेबिट 10,000 कर दिया, राम की जगह श्याम भी बढ़ गया तो भी अफेक्ट तो नहीं आएगा ना ट्रायल बैलेंस में। एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर, ये सब एरर ऐसे हैं जो टू साइडेड है। अब इनको रेक्टिफाई कैसे करें? तो इनको रेक्टिफाई करने का सिंपल सा तरीका है कि भैया अगर ट्रायल बैलेंस से पहले है, देखो सबसे पहले तो ये बात करनी है कि रिकॉर्डिंग में गलती की, पोस्टिंग में गलती की। लाइक माल बेचा था राम को, कंप्लीटली ओमिट हो गया रिकॉर्ड होने से। कंप्लीट ओमिशन मतलब कि आपने कहीं रिकॉर्ड ही, तो एक काम करो सेल्स बुक में जाके रिकॉर्ड कर लो। ट्रायल बैलेंस अभी फाइनल अकाउंट्स तो बनाया नहीं है, बस उसमें नोट जरूर लिखना कि ये इस दिन की एंट्री है जो आज हम लिख रहे हैं। क्योंकि मान लो सेल तो की थी 1 जनवरी को, पता चल रहा है हमको 31 मार्च को, तो सेल बुक में एंट्री कब करेंगे? 31 मार्च के दिन एंट्री कर दो, या फिर सेल बुक में ना करो तो सबसे बढ़िया मैं बताऊं जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर दो। सेल बुक में करो ही मत, तो रिकॉर्ड करो कहां पे? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में एंट्री क्या करेंगे? राम टू सेल्स 10,000, और इसकी प्रॉपर पोस्टिंग कर दो राम के अकाउंट के डेबिट में और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में। ये हो गया रेक्टिफिकेशन। रिकॉर्डिंग है तो दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि भैया माल बेचा था राम को, रिकॉर्ड तो कर दिया सेल्स बुक में, बट पोस्टिंग रह गई। अब पोस्टिंग कहां रही होगी? मतलब सेल बुक में रिकॉर्ड हो गया, मतलब सेल अकाउंट में तो चला गया वो, क्योंकि सेल अकाउंट में तो टोटल जाता है, इंडिविजुअल एंट्री नहीं जाती है। तो मतलब हमने टोटल की बात नहीं की है, हमने इंडिविजुअल एंट्री की बात की। तो पोस्टिंग अगर रहेगी तो किसके अकाउंट में रह गई? अच्छा, लेकिन ये तो वन साइडेड एरर है, इसको तो अभी चुप, इसके लिए अभी हम आगे बात करेंगे। हम अभी एक ऐसे टू साइडेड एरर की बात करते हैं जो रिकॉर्ड तो हो गया लेकिन पोस्ट नहीं हुआ। जैसे परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्सटेंड कंपनी ऑफ ₹50,000। हमने एक फर्नीचर खरीदा उधार में एक्सटेंड कंपनी से 50,000। एक्सटेंड कंपनी से हमने उधार में खरीदा तो एंट्री कहां होगी? फर्नीचर खरीदा भाई, हाँ कहां है सब्सिडियरी बुक? लास्ट टॉपिक था हमारा। तो हमने अगर उधार में कोई और आइटम खरीदा अदर देन गुड्स तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता। तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर डेबिट टू एक्सटेंड कंपनी, एंट्री हो गई। बट आगे लिख दिया ओमिटेड टू बी पोस्टेड। अब ओमिटेड टू बी पोस्टेड मतलब दोनों ही जगह पोस्ट होने से रह गया, कुछ नहीं बोला है तो, क्योंकि जर्नल प्रॉपर में जो एंट्री होती है वो तो हर जगह पोस्ट होगी, फर्नीचर में भी और एक्सटेंड कंपनी में भी। देखो सेल्स बुक में जो रिकॉर्ड होता है वो ओनली इंडिविजुअल एंट्री डेटर में जाती है, परचेस बुक की इंडिविजुअल एंट्री क्रेडिटर में जाती है, टोटल जाते हैं बस सेल और परचेस अकाउंट में। तो बट जर्नल प्रॉपर की एंट्री तो पोस्ट दोनों तरफ होगी, तो ओमिटेड टू बी पोस्टेड हो गया। अब क्या करें? जर्नल एंट्री तो कर दी तो वापस जर्नल एंट्री तो करूंगा नहीं, तो अब क्या करना है? फर्नीचर के डेबिट में आज के दिन 31 मार्च के दिन एक एक्सप्लेनेटरी नोट डालना है। डेट आज की डलेगी टू ओमिशन इन पोस्टिंग, ओमिशन इन डेटेड दीज, और डेबिट कर दो कि भैया मैंने मान लो 15 मार्च को खरीदा था, ओमिट हो गया पोस्ट होने से, तो मैं 31 मार्च के दिन एंट्री कर रहा हूं ना, मैं 31 मार्च को लिखूंगा एक एक्सप्लेनेटरी नोट टू ओमिशन इन पोस्टिंग ऑफ परचेस डेटेड दिस, वाउचर नंबर भी लिख सकते हो आप, लिख दिया। और सेम ऐसे ही एक्सटेंड कंपनी के क्रेडिट में भी एक्सप्लेनेटरी नोट डाल देना, क्योंकि एंट्री आज है लेकिन एक्चुअल में वाउचर किस दिन का है। तो होगा क्या अगर मैं आज की दिन डायरेक्ट 31 मार्च को टू एक्सटेंड कंपनी कर दूं, तो जो भी यूजर है, मान लो मैं ऑडिटर हूं आपका, मैं चेक करने गया, मैं 31 मार्च के दिन एंट्री देख रहा हूं एक्सटेंड कंपनी और एक्सटेंड कंपनी में बाय फर्नीचर, पर उसका वाउचर ढूंढने गया तो बिल ही नहीं मिला, क्योंकि वो बिल तो 15 मार्च का, बिल तो कब का है? जर्नल एंट्री देखी तो वो तो 15 मार्च की निकली और पोस्टिंग 31 मार्च की, तो वो खुद एक्सप्लेन कर देगा एक्सप्लेनेटरी नोट की ये भैया इस दिन की एंट्री है जो आज हम पोस्ट कर रहे हैं, तो वाउचर जो है वो उस दिन का देखना है। समझ में आ रहा है? तो एक्सप्लेनेटरी नोट डेट आज की रहेगी, इसलिए एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ये उस दिन की एंट्री है, आज पोस्ट हो रही है। तो दोनों जगह एंट्री की जगह पे जहां पे हम पोस्टिंग करेंगे लेजर में, वहां क्या डालेंगे? एक्सप्लेनेटरी नोट।
अच्छा सेम ऐसे ही हमने जो वो राम टू सेल्स किया था, उसमें भी जर्नल एंट्री तो कर देंगे, वहां पे भी एक्सप्लेनेटरी नोट डालना 31 मार्च के दिन जर्नल एंट्री में कि ये इस दिन की सेल है, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, और पोस्टिंग में भी एक्सप्लेनेटरी नोट तो डालना ही है लेजर में, नहीं तो यूजर को कैसे पता चलेगा, जो चेकर है उसको कैसे पता चलेगा कि भैया ये उस दिन की एंट्री आज हो रही है। समझ में आ रहा है? तो पोस्टिंग में तो जहां पे भी आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो नोट डालना ही है, बट कंप्लीट ओमिशन में जर्नल एंट्री होगी अगर कंप्लीट ओमिशन हो गया, और रिकॉर्डिंग हो गई लेकिन पोस्टिंग नहीं हुई, तो दोनों अकाउंट में पोस्ट कर दो बस। ये बात कर रहा हूं मैं बिफोर ट्रायल बैलेंस, कहां पे है ना। तो यहां पे कुछ रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन दे रखा है, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। A credit sale of 172 RAM omitted to be recorded in the books. रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेते हैं। राम डेबिट 170 रुपीज, है ना। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1000, सेल्स प्राइस 1200, टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर, वन नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। आपने 1000 की कॉस्ट वाला गुड्स प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज में यूज कर लिया, बट रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर लो। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू goods costing rupees 2000, sale price 2400, distributed as a free sample among prospective customer, were not recorded anywhere। आपने 2000 की कॉस्टिंग का गुड्स एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया और उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस डेबिट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस डेबिट टू परचेस, नेक्स्ट, goods costing 3000, sale price 3600 were returned by Ram, a customer, and were taken into stock on the same day, but no entry was passed in the books। मतलब स्टॉक में तो ले लिया बट सेल रिटर्न की एंट्री नहीं की, तो एंट्री क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 3600 रुपए, सेल प्राइस पे ही होगा सेल रिटर्न की एंट्री, तो टू राम अकाउंट, क्योंकि सेल की एंट्री भी तो सेल प्राइस पे की होगी कि कॉस्ट पे की होगी। Material from store of 1000 and wages of 400 had been used in making tools and implements for use in own factory, but no adjustment were made in the books। हमने कुछ मटेरियल और वेजेस, हमने एक टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स बनाया बट उसकी कोई एंट्री नहीं की। टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स डेबिट टू परचेस, मटेरियल यूज किया है इसलिए, और टू वेजेस कितना 1000। और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो टेलीफोन चार्जेस टू आउटस्टैंडिंग कितना, A credit sale of old furniture to Rohan of 170 omitted to be posted। हमने क्रेडिट सेल की थी रोहन को ओल्ड फर्नीचर का, वो पोस्ट ही नहीं किया। पोस्ट नहीं किया है, रिकॉर्ड तो किया है ना, तो नहीं पास करेंगे क्योंकि हमने रिकॉर्ड तो कर दिया है,
पोस्ट, तो पोस्ट नहीं किया है मतलब पोस्टिंग कर दो ना, रोहन को डेबिट कर दो और फर्नीचर को क्रेडिट कर दो नोट के साथ कि इस दिन हमने फर्नीचर बेचा था और वो आज हम पोस्ट कर रहे हैं। सेम फर्नीचर में भी यही एक्सप्लेनेटरी नोट डाल दो। जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, मियरली पोस्टिंग इज रिक्वायर्ड। नो जर्नल एंट्री, मियरली पोस्टिंग इज ये सब भी जो एंट्री आपने जर्नल एंट्री की है ना, इनकी जब पोस्टिंग होगी तो उसमें भी एक्सप्लेनेटरी नोट तो लिखना है कि ये जो पोस्टिंग है ये हम आज कर रहे हैं लेकिन ये सेल उस दिन की है। आ रहा है समझ में? तो ये हो गए कंप्लीट ओमिशन वाले क्वेश्चन, जो रिकॉर्डिंग में भी कंप्लीट हो गए और पोस्टिंग में भी कंप्लीटली ओमिट हो गए। तो जो रिकॉर्ड हो गए लेकिन कंप्लीट पोस्टिंग में ओमिट हो गए उनकी जर्नल एंट्री मत करना, बस पोस्टिंग कर देना। हाँ जी, पास द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक ऑफ ट्रेडर हु डील्स इन द क्लोथ्स। अब आपने रिकॉर्डिंग में अमाउंट की गलती कर दी तो आगे पोस्टिंग भी गलती हुई होगी। जैसे क्रेडिट सेल ऑफ 172 राम वाज रिकॉर्डेड एज 710। ध्यान देना ये कहां बोल रहा है, आपको लैंग्वेज समझने की जरूरत है कि अब ये तो क्वेश्चन की हेडिंग ही ऐसी है, अभी मैं समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया। एग्जाम में ऐसा थोड़ी आएगा गलती कहां हुई, आपको पता लगाना रहेगा कि ये गलती हुई कहां है। तो गलती कहां हुई है? रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग मतलब सेल बुक में ही 710 रिकॉर्ड हो गया 170 की जगह। A credit sale of 172 RAM was recorded as 710। क्या करूं, एंट्री क्या करनी थी? अब ऐसे एरर्स को सुधारने के लिए सबसे बढ़िया आप क्या करो, सबसे पहले तो रॉन्ग एंट्री हुई क्या है। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? रॉन्ग एंट्री हो गई राम डेबिट टू सेल्स, है ना। करेक्ट एंट्री, सबसे पहले तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? एंट्री तो यही होनी थी बट अमाउंट 170 होना था। कितना होना था? ठीक है, अब जो रॉन्ग किया है उसे सही कर दो पहले। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, सेल्स, उसको सही करना है तो मैं क्या एंट्री करूंगा? सेल्स टू राम। यही करूंगा। अब या तो बुक्स में आप ये दोनों एंट्री कर दो, रेक्टिफिकेशन ऐसे हो जाएगा, देखो बुक्स में ये हो चुकी है तो इसकी करेक्ट एंट्री कर दो और जो गलत हुई उसका रिवर्सल कर दो, सही हो गया। बट इन दोनों की कंपाउंड एंट्री, ये दोनों रेक्टिफिकेशन ही है, ये दोनों एंट्री क्या है? बोथ आर, ये कर दोगे तो भी रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। करेक्ट एंट्री कर दो और रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री कर दो। बट अगर आप कंपाउंड एंट्री करना चाहते हो सेकंड और थर्ड का, तो क्या एंट्री करोगे? देखो क्या एंट्री करोगे, दोनों को कंपाउंड अगर बनाना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा? तो राम इधर डेबिट हो रहा है 710 और क्रेडिट हो रहा है 170 डेबिट हो रहा है और क्रेडिट 710 हो रहा है। और सेल्स में भी यही हो रहा है, सेल्स डेबिट 710 माइनस 170 कितना हो जाएगा? 540 टू राम 5 रुपीज। सेल्स डेबिट टू राम 540 रुपीज। तो ये एक ही एंट्री बुक्स में पास करनी है, तो बुक्स में बस ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी, सेल्स टू राम। तो इससे जो आपने गलती की वो भी सुधर गई और करेक्शन भी हो गया, क्योंकि गलती तो यही हुई थी ना। आप ऐसे देखो, एंट्री करनी थी राम टू सेल्स 170, हो गई 710, तो रिवर्स एंट्री कर दो 540।
तो हमने या तो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता हो तो करेक्ट एंट्री अलग कर दो और रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल अलग कर दो, और या फिर इन दोनों की कंपाउंड कर दो। तो रफ में आप ये कर सकते हो कि एक तो करेक्ट एंट्री करो, एक रिवर्सल ऑफ रॉन्ग करो, और दोनों को कंपाउंड कर दो, और उसको आंसर में लिख के आ जाओ। आंसर में क्या लिखना है? फाइनल आंसर, सेल्स टू राम। नेक्स्ट, आपको आंसर ऐसे ही देना है, आपके पास जुगाड़ नहीं है एग्जाम में कि हम दोनों एंट्री करके आ जाए सर करेक्ट और रिवर्सल, एक ही करनी है कंपाउंड। ऐसे ही समझ में आ गया? क्रेडिट सेल्स ऑफ 172 किशन रिकॉर्डेड एज सेल टू कृष्ण, तो बी। रॉन्ग एंट्री क्या होगी? कृष्ण डेबिट टू सेल्स। इसका रिवर्सल कर दो, रिवर्सल पहले कर दो। और करेक्ट एंट्री भी कर देता हूं, ये रेक्टिफिकेशन हो गया, किशन टू सेल्स। इन दोनों को कैसे कंपाउंड करें? तो यहां पे देखो सेल डेबिट और सेल क्रेडिट हो रहा, तो कंपाउंड एंट्री, सेल्स से सेल्स तो कट गया, किशन डेबिट बचा 170, और हुआ भी तो यही था। देखो होना क्या था, किशन टू सेल्स हो गया कृष्ण टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट में तो सही क्रेडिट हुआ, नाम कुछ भी गया, सेल्स तो क्रेडिट होना था, क्रेडिट हो गया। कृष्ण डेबिट हो गया किशन की जगह, तो मैंने क्या किया, किशन टू कृष्ण कर दिया, कृष्ण को क्रेडिट कर दिया और किशन को डेबिट कर दिया। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, ए क्रेडिट सेल ऑफ 172 मीनू वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना एज 710। दो चीजें गलती हुई, एक तो मीनू की जगह मीना आ गई और अमाउंट 170 की जगह 710 हो गया। तो यहां पे अब रेक्टिफिकेशन सेल अकाउंट में भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेल अकाउंट में भी 170 जाना था और 710 चला गया, रिकॉर्डिंग में गलती हुई ना भाई। तो सी, रॉन्ग एंट्री क्या हुई, मीना डेबिट टू, सबसे पहले तो इसको रेक्टिफाई कर देता हूं, रिवर्सल कर देता हूं, सेल्स टू मीना, फिर करेक्ट एंट्री क्या करूंगा मैं, मीनू टू सेल्स। मीना को गलत कर दिया था, तो अब इन दोनों, या तो आप दो एंट्री कर दो अगर आपको नहीं समझ में आता है, बट एग्जाम में आपको एक ही एंट्री करनी है। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो सेल्स डेबिट हो रहा है 710 से और 170 से क्रेडिट हो रहा है, तो कंपाउंड एंट्री क्या करूंगा मैं, सेल्स डेबिट कर दूंगा सबसे पहले तो 540। मीनू और मीना तो एडजस्ट हो ही नहीं सकते ना, मीना 710 और मीनू भी डेबिट हो जाएगी, यही तो गलती की थी हमने। देखो गलती क्या की थी, एंट्री होनी थी मीनू टू सेल्स 170, तो यहां पे कर क्या दिया, मीनू को तो डेबिट किया नहीं, मीना को डेबिट कर दिया 710 से, और सेल क्रेडिट होना था 170 हो गया 710 से, तो हमने क्या किया इधर करेक्शन, सेल को डेबिट कर दिया 540, 170 क्रेडिट होना था, क्रेडिट हो गया 710, तो अब क्या करूंगा 540 से डेबिट, मीनू को डेबिट नहीं किया था उसको कर दिया, और मीना को गलत डेबिट कर दिया था 710, उसे क्रेडिट कर दिया, ये कंपाउंड एंट्री होगी। तो मेन एंट्री ये हो जाएगी आपकी। आ रहा है समझ में? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ 172 मोहन वाज रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, पूरा ही उल्टा हो गया, रिकॉर्डिंग में गलती हुई तो पोस्टिंग में भी गलती हुई होगी। 170 की क्रेडिट सेल हुई मोहन को,
रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? परचेज टू मोहन, परचेज टू 170। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? पहले तो रिवर्स कर दूं इसकी मैं, यही गलत है ना, तो इसकी रिवर्स कर देते हैं, मोहन टू परचेस, पहले तो ये एंट्री कर दूं, तो इससे जो हमने गलती की वो सुधर गई, पूरी नहीं सुधरी अभी, करेक्ट एंट्री करना बाकी है। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? मोहन डेबिट टू वही 170। अब आप क्या करो, कंपाउंड एंट्री करनी है आपको, दोनों एंट्री में मोहन डेबिट ही हो रहा है, तो मोहन डेबिट कर देंगे 170 प्लस 173 टू परचेज 170 और टू सेल्स। सही है, समझ में आ रहा है? A credit sale of old machinery to Sohan of 170 was entered in sale book as 710। सबसे पहले तो उधार में मशीन बेची है, जर्नल प्रॉपर में एंट्री नहीं थी, हो गई कहा? सेल्स बुक में, और वो भी 710 से एंट्री हो गई। किससे एंट्री होगी? 710। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई बेटा? सोहन डेबिट कितना? टू, रिवर्स कर दू इसको तो, ये तो गलत एंट्री को सही कर दिया आपने। अब क्या करोगे? करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? सोहन टू फर्नीचर, फर्नीचर बेचा था कि मशीन? मशीन बेचा था। सोहन डेबिट 170 टू मशीन कितना? 170। इन दोनों की कंपाउंड एंट्री बना दो, सेल्स डेबिट 710 नहीं, टू मशीनरी टू सोहन। 170 तो ये है और 540 ये है। सोहन में 710 क्रेडिट है और 170 डेबिट है ना? कैश सेल ऑफ 172 तुषार रिकॉर्डेड है 710। एंट्री होनी थी 170, हो गई 710, यही हुआ। रॉन्ग क्या हुआ? कैश टू सेल्स 710 हो गया, रिवर्स कर देता हूं, सेल्स टू कैश कितनी? करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? कैश टू सेल्स 170। इन दोनों को मिला के एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लो, सेल्स 540 ही होगा, टू कैश 540। ठीक है, नेक्स्ट। A bill receivable of 170 received from VP Singh was entered in bills payable। मतलब उल्टी एंट्री हो गई, जो VP सिंह से बिल आया था 170 का वो हमने बिल्स पेबल में डाल दिया। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? VP सिंह टू बिल्स पेबल हो गया, रिवर्स कर दो, टू करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? बिल रिसीवेबल डेबिट टू VP सिंह,
इन दोनों की कंपाउंड एंट्री कर दो। बिल्स पेएबल डेबिट 170 टू नेक्स्ट कैश परचेज ऑफ 170 फ्रॉम भरत वाज रिकॉर्डेड एज 710। कैश परचेज किया था 170 का और रिकॉर्ड हो गया 710 से। रॉन्ग एंट्री क्या होगी? टू कैश 710। रिवर्स कर दो इसको। करेक्ट एंट्री क्या करोगे? परचेस और दोनों की कंपाउंड एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? यही करना है, उल्टी एंट्री कर दो, सिंपल। कोई भी डाउट है कैसे में? ओके। कल यही वाले क्वेश्चन वापस से आप जो दोनों आज कराए वो होमवर्क